हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए हिंदी वर्णमाला की जो क्लासेस हमारी चल रही थी उनको दोबारा से लेके आया हूँ। देखिएगा, हमने हिंदी की जो वर्णमाला शुरू करी थी उससे हमने कितना पढ़ा है, पहले तो मैं उसका रिवीजन कराता हूँ, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। तो इससे पहले की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि व्याकरण क्या है, व्याकरण की व्युत्पत्ति वी प्लस आ प्लस करण के मेल से हुई है। उसके बाद में मैंने आपसे बताया था कि व्याकरण के 3 अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य। और उसके बाद में हमने बात करते हुए चले थे कि वर्ण जो है, वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ये सारी बातें करी थी। मतलब कि इनमें जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है आपकी, वो आपकी आती है वर्ण, और उसके बाद में सबसे बड़ी आती है वाक्य। मतलब कि वर्णों का मेल शब्द, शब्दों का मेल वाक्य। और वर्ण कहां से मिलता है? वर्ण बनता है ध्वनि से। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कि उच्चारण के आधार पर है वो है ध्वनि, या मौखिक आधार पर जो है वो है ध्वनि। और उसी ध्वनि को जब हम लिख देते हैं, उसी ध्वनि का जब हम लेखन कर देते हैं, या ऐसे कहिएगा कि जब मौखिक आधार का जब हम लेखन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। ये सारी बातें मैंने आपसे बताई थी। उसके बाद में बताई थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लेखन के माध्यम से वर्ण है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण के आधार पर क्या है? ध्वनि है। ये सारे इसमें अंतर बताया था कि ध्वनि क्यों है, क्या है, ध्वनि वर्ण में अंतर, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में कर ली है। उसके बाद में मैंने आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि आपने देखना है कि सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर क्या है। तो अर्थ के आधार पर क्या होती है? शब्द होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी वर्ण अपने आप में किसी का भी अर्थ प्रकट नहीं करता है, लेकिन जब वर्णों का समूह बनता है, वर्णों का समूह बनने के बाद जो इकाई आपके सामने आती है वो किसी न किसी चीज का अर्थ प्रकट करती है। मतलब वो क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लेखन के आधार पर वर्ण होती है, उच्चारण के आधार पर ध्वनि होती है, मौखिक आधार पर ध्वनि होती है। उसके बाद में हमने कहा कि अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर कौन सी है तो शब्द है, और अगर आपसे पूछा जाए भावार्थ या भाव के आधार पर कौन सी है तो कौन सी होती है? वाक्य होती है। तो ये सारी बातें हमने कर ली थी। उसके बाद हम आए थे कि वर्ण विचार, क्योंकि जो वर्ण विचार है इसके द्वारा हम वर्णों का, जिस प्रकार से व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध लेखन बताती है, शुद्ध उच्चारण बताती है और शुद्ध प्रयोग करना बताती है, उसी प्रकार से वर्ण विचार जो है ये वर्णों का शुद्ध लेखन बताते हैं, शुद्ध उच्चारण बताते हैं, शुद्ध प्रयोग करना बताते हैं। तो वर्ण विचार पे जब हमने बात करनी शुरू करी थी तो वर्ण विचार में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले जो हमने शुरुआत करी थी वो हमने की थी वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब मैंने आपसे बताया था कि वर्णों का समूह जो है वो वर्णमाला नहीं होता है, बल्कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का क्रमागत समूह, वर्णों का क्रमबद्ध समूह जो है वो आपका क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और अगर आपसे बात करी जाए कि वर्णमाला के कितने भेद हैं, तो वर्णमाला के जो भेद है वो है 2। कौन सा? सबसे पहला है स्वर, और दूसरा कौन सा है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन में भी मैंने अंतर बताया था कि जो स्वतंत्र होते हैं वो स्वर होते हैं, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं वो व्यंजन होते हैं। जो बोलते समय किसी की सहायता नहीं लेते वो स्वर कहलाते हैं, लेकिन जिनको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और ये स्वतंत्र क्यों है? मैंने आपसे इस पे भी चर्चा करी थी कि स्वतंत्र इसलिए है कि जब आप स्वर का उच्चारण करते हैं, कितना ही लंबा उच्चारण करिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक केवल और केवल किसकी ध्वनि सुनाई देती है? केवल स्वर की। जैसे मैं कहूं कि आ, तो केवल शुरू से लेकर के अंत तक केवल अ की ध्वनि सुनाई दी। लेकिन जब आप किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो व्यंजन का उच्चारण करते समय क्या होता है कि जब आप, जैसे क है, क का उच्चारण शुरू कर दिया कि क, तो कुछ समय तक तो हमें क की ध्वनि सुनाई दी, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक बोलने के बाद इसी क में से अ की ध्वनि ही शेष रह जाती है। तो मैंने कहा था इसीलिए, हाँ, और ये अ क्या है? अ है एक स्वर। तो मैंने बताया था कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? वही कहलाते हैं आपके व्यंजन। तो ये सारी बातें हमने कही थी। वी व्यंजन को हम ऐसे भी कह सकते हैं वी अमजन, जैसे इसके जो शाब्दिक विच्छेद है वो हम कह सकते हैं कि वी अमजन, ये होता है क्या? व्यंजन। तो ये सारी बातें हैं जो कि मैंने आपसे उस समय बताई थी। उसके बाद में हमने किस पे चर्चा करी थी? क्योंकि मैंने कहा था, देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न उसके बाद आता है कि भाई वर्ण ये है
और आपके आगे चल के आता है अक्षर। अक्षर का मतलब वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है, क्योंकि हम जब किताबें पढ़ते हैं तो किताबों में लिखा होता है वर्ण और अक्षर समान है। वास्तव में समान से ही है, लेकिन समान से है, समान नहीं है, समान से है, मतलब कि समान दिखते हैं, लेकिन जरा सा मामूली सा अंतर इसमें देखिएगा, ये होता है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो आपकी वर्ण कहलाती है। उसके बाद में कहा था कि जिसके टुकड़े ना हो सके वो आपका वर्ण कहलाता है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं अक्षर। अक्षर का मतलब है कि अ प्लस क्षर, कि जो अ प्लस अक्षर, मतलब कि जिसके टुकड़े हो नहीं सकते, जो नष्ट नहीं हो सकता है, वो क्या कहलाता है, टुकड़े हो सकते हैं लेकिन टुकड़े होने के बाद भी जो नष्ट नहीं हो सकता है। अरे भैया अ जो है इसमें उपसर्ग लगा है, और अ उपसर्ग जो है इसका प्रयोग सदैव नहीं के लिए किया जाता है। नहीं के अर्थ में अ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और स उपसर्ग का प्रयोग सहित के लिए किया जाता है। ये बातें आपने समझनी है। उसके बाद में कहा था, देखिए जैसे संस्कृत से हम पढ़ना चाहें, क्योंकि हिंदी जो है वो संस्कृत से ही आई है, तो मूल तो हिंदी की जो है संस्कृति है, मूल तो आदि जननी तो संस्कृति है। तो हम अक्षर की जो परिभाषा पढ़ते हैं संस्कृत में, वो ये पढ़ते हैं कि न क्षरति इति अक्षर है। न क्षरति जो नष्ट ना हो, इति अक्षर है, वही क्या है, अक्षर है। तो ये अंतर है कि जो अक्षर है इस अक्षर के टुकड़े हो सकते हैं, इस अक्षर के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन देखिए टुकड़े होने के बाद जो हमारे पास शेष बचा है, क्या वो नष्ट हो गया, नहीं हुआ है। इसीलिए अक्षर जो है इसके टुकड़े हो सकते हैं, अक्षर जो है इसके टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन जो आपका वर्ण है इस वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने इस बात को समझ लेना है। उसके बाद में हमने कहा था कि वर्ण और अक्षर में अंतर आया। उसके बाद में हम पढ़ने लगे थे कि स्वरों का वर्गीकरण। बस देखिएगा, स्वरों का वर्गीकरण हमने किया था। तो मैंने आपसे बहुत ज्यादा डायग्राम नहीं बताया था, आज मैं डायग्राम के माध्यम से आपको पूरी बातें बताऊंगा। पहले हमने कहा था कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय क्या, मात्रा या मैं कहूं आपसे कि जो उच्चारण करते हैं इनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्णों को, स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले कौन सा है, ह्रस्व स्वर, दूसरा संधि स्वर और तीसरा कौन सा है, प्लुत स्वर। तो देखिए इन पे हमने जब बात करी थी तो मैंने आपसे कहा था कि ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं, इसी को लघु स्वर कहते हैं, इन्हीं को छोटे स्वर कहते हैं और इन्हीं को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अलग अलग किताबों में आपको इनके अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग नाम भी देखने को मिले तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना है। आपने समझ लेना है कि ह्रस्व का ही नाम मूल है, मूल को ही लघु, लघु को ही छोटे, और इन्हीं को क्या कहेंगे, एक मात्रिक। ये पिछली क्लास थी जिसका मैं आपको जल्दी जल्दी से रिवीजन करा रहा हूं। उसके बाद हम आज के नए टॉपिक पे इसके आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा इन्हीं में कौन कौन से आते हैं कि अ ई उ री, ये सारे के सारे जो स्वर हैं ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, छोटे स्वर या एक मात्रिक स्वर में। दूसरा भेद कौन सा है, दूसरा भेद है संधि स्वर। संधि का मतलब क्या होता है, संधि का मेल होता है, संधि का मतलब होता है मेल, मतलब ये होता है कि जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं, जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, संधि स्वर कहलाता है। लेकिन दो स्वर भी आपस में कितनी प्रकार से जुड़ते हैं, दो स्वर भी आपस में 2 प्रकार से जुड़ते हैं। सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले आपका दीर्घ स्वर देखिएगा, और दूसरा कौन सा, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को ही आप मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं, संयुक्त स्वर को ही आप क्या कह सकते हैं, मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं। तो इस बात को भी आपने समझ लेना है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि बस दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, कि जब दो सजातीय, सजातीय मतलब समान जाति के, सजातीय मतलब एक ही जाति के स्वर जुड़ते हैं और अपने ही दीर्घ का, बड़े का निर्माण करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है दीर्घ स्वर। जैसे जब दो अ मिले तो आ बना दिया, जब दो ई मिले तो बड़ा ई, दीर्घ ई बना दिया, जब दो उ मिले तो दीर्घ उ बना दिया, इस प्रकार से। उसके बाद में मैंने कहा कि मिश्रित मतलब मिला हुआ, संयुक्त का मतलब कि जब 2 से अधिक स्वर मिलते हैं तो मिश्रित कहें या संयुक्त कहें। जब सजातीय मिले थे तो हमने दीर्घ कह दिया, लेकिन विजातीय, विजातीय का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग जातियों के स्वर जुड़ते हैं, जब दो अलग अलग जातियों के स्वर मिलते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर। उसके बाद में मैं आपसे आगे चर्चा करता हूं। देखिएगा
कि जब अ में ई मिला तो ए, अ में उ जुड़ा तो ओ, अ में ए जुड़ा तो अय, अ में ओ जुड़ा तो औ। मतलब ये दीर्घ संधि से निकलते हैं और इनके लिए अलग संधि गुण संधि का भी प्रयोग हो सकता है यहाँ पर, लेकिन पूर्णतः गुण भी पूरी नहीं होती। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपसे कल चर्चा कर ली थी। और अगर मैं आपसे पिछली क्लास में ये सारी चर्चा कर चुका हूं तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि पिछले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए जो आपका प्रश्न वीडियो में आया हुआ था, जो आपका प्रश्न वीडियो में आया हुआ था, वो प्रश्न मैंने आपको दिखाया था कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि दीर्घ स्वर की पहचान करें और आ ए ओ। देखिएगा, मैं आपसे पिछली स्लाइड में दोबारा लेके चलता हूं। हमने जो ये सारे स्वर हैं, ये सारे जो स्वर हैं, ये हमने सारे के सारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत पढ़े हैं। लेकिन फिर ऐसी क्या दिक्कत रही, ऐसी क्या बात रही, क्या ऐसी क्या नई चीज आ गई कि मैंने इनको दीर्घ और संयुक्त करके अलग अलग भागों में पढ़ाया। तो यहां से आप समझिएगा कि मेन जो बात थी, क्योंकि आपके एग्जाम में इस प्रकार के पैटर्न में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो मैंने फिर उसके बाद में आपके सामने कुछ रखे थे प्रश्न, जैसे कि आए हुए प्रश्न। यहां पर मैंने आपसे कहा था कि इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आता है और अगर आपने सारे ही वो दीर्घ स्वर पढ़ लिए हैं, तो अगर सारे ही दीर्घ स्वर पढ़ लिए तो आपकी नजर में तो केवल इसको छोड़ करके सारे ही दीर्घ होने चाहिए, लेकिन हमने आपको दीर्घ और संयुक्त मिश्रित अलग करके पढ़ाए हैं। तो इस प्रकार से आप तुरंत पहचान सकते हैं कि अ को क्या कहते हैं, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, एकमात्रिक स्वर। आ जो है ये क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर। उसके बाद में ए ओ क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आपने कवर करते हुए चलना है, ये मैंने आपसे पिछली क्लास में बताया था। उसके बाद में तीसरा स्वर कौन सा आता है, प्लुत स्वर। ये सारी बातें बता दी। प्लुत स्वर का मतलब होता है कि जब किसी एक स्वर की ध्वनि लगातार बढ़ जाती है तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका प्लुत स्वर। अब इसमें क्या होता है कि बहुत बार हम चिल्ला करके किसी को बुलाते हैं, तो जब चिल्लाते हैं तो ध्वनि लंबी खिंचती है। जैसे मैं कहूं कि राम, जब किसी को पुकारते हैं, जब किसी को बुलाते हैं, तो ऐसे में ध्वनि जो है वो लंबी खिंचती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्लुत स्वर। उसके बाद में जब आप देखिएगा कि कोई खाली कमरा हो, बड़ा हॉल हो, वहां आप बात करने लगते हैं तो आपकी जो वायु, वो ध्वनि है वो कंपन करने लगती है। वो जो वायु, जो आपकी ध्वनि है वो रिफ्लेक्ट करके वापस आपके पास आती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को जब वायु, जब आवाज ध्वनि गूंजती है, वो भी क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। बादल जब गरजते, बिजलियां चमकती है, तो भी कौन सा स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। कुएं में कोई चीज गिर जाती है तो कौन सा स्वर होता है, क्योंकि आवाज गूंजती है और गुंजन भी किस में आएगा, ये आपका प्लुत स्वर में आएगा। उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि आप पहाड़ों पर जाकर के चिल्लाते हैं तो वो एक आवाज बहुत सी आवाजों में बदल जाती है, वो भी कौन से स्वर में आता है, प्लुत स्वर में आता है। ये सारी बातें थी, बादलों का गरजना, कुएं में आवाज, खाली कमरे, पहाड़ पर आवाज, ये सारी आवाजें जो हैं, जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो किसका प्रयोग होता है, प्लुत स्वर का प्रयोग। जब गाली गलौज करी जाती है तब भी किसका प्रयोग किया जाता है, प्लुत स्वर का। जब गाने गाए जाते हैं तब भी कौन से स्वर का प्रयोग किया जाता है, प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। ये सारी बातें जो थी वो मैंने आपसे पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी, इसीलिए मैं आपसे जल्दी कर रहा हूं। उसके बाद में देखिएगा कि प्लुत स्वरों का प्रयोग, ये शायद आखिरी स्लाइड रहेगी कि हमारे, वैसे तो हमने 11 स्वर पढ़े हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लुत स्वर कितने प्रयोग किए जाते हैं, तो 8 प्रयोग किए जाते हैं और संस्कृत में 9 प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में 8 प्रकार से स्वरों का प्रयोग होता है, प्लुत स्वरों का। कौन कौन से, पहले अ और सारे के सारे साथ के साथ आपके संधि स्वर। ठीक है, अब हम ई, उ और री का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि ई का जब हम लंबे उच्चारण करेंगे तो दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही उ जो है वो दीर्घ उ में बदल जाता है, ऐसे ही री जो है वो दीर्घ री में बदल जाता है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी, जो मैंने पिछली क्लास में आपसे बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे आज की क्लास। तो देखिएगा, इन स्वरों का एक आसान सी मैं आपको बात बताता हूं, उसके पूरे डायग्राम के साथ आज मैं समझाता हूं, उसके बाद आगे आने वाले सभी भेदों पर चर्चा करते हैं। तो मैं आपसे आज बात करने वाला हूं, देखिएगा आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे, देखिए आज हम इन्हीं स्वरों का वर्गीकरण, पहले मैं आपको डायग्राम के अनुसार सारे जो आपके स्वर आते हैं इनको डायग्राम के अनुसार बताऊंगा, वर्गीकरण करूंगा, उसके बाद एक एक पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बताता हूं,
आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, एक आधार पर हमने कल बांट लिया था, जो कौन सा था, तो देखिएगा इस आधार पर जो हमने बांटा था वो क्या है, पहले मैं आपसे डायग्राम से थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिएगा सबसे पहले जो हमने कल बांट लिया था वो था मात्रा के आधार पर, या हम कहें मात्रा के आधार पर, या स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो सबसे पहले हमने किस आधार पर बांट लिया था, सबसे पहले हमने बांट लिया था मात्रा के आधार पर। उसके बाद में हमने किस आधार पर बांटना है, इन्हीं स्वरों को हमने दूसरे आधार पर बांटना है, अनुनासिकता के आधार पर। इन्हीं स्वरों को दूसरे आधार पर किस आधार पर बांटा जाता है, अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर अगर हमने दूसरे आधार पर बांट लिया तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो तीसरा भेद है वो है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। मैं आपसे तीसरे भेद की बात करता हूं, तो जीव की क्रियाशीलता देखिएगा, स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कौन सा पढ़ा चुका हूं, मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका आता है अनुनासिकता के आधार पर। तीसरा आपका कौन सा आता है, तीसरा आपका आता है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। उसके बाद में चौथा आपका आता है उसके बाद देखिएगा चौथा जो आपका आता है वो आता है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। पांचवा कौन सा आता है, पांचवा आता है आपका मुख की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर पांचवा आपका आता है मुख की स्थिति के आधार पर। छठा आपका आता है उत्पत्ति की स्थिति, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति कहें या स्रोत कह सकते हैं, इसी उत्पत्ति को ही हम स्रोत भी कह सकते हैं। और जो सातवां हमने बांटना है वो बांटना है उच्चारण के आधार पर। मतलब जो स्वर है वो हमने कितने आधार पर बांट दिए, ध्यान रखिएगा, स्वरों को हमने 7 आधार पर बांट दिया है। ध्यान रखिएगा 7 आधार पर हमने स्वरों को बांट दिया है। सबसे पहले मात्रा के आधार पर, दूसरा अनुनासिकता के आधार पर, तीसरा जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, चौथा ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, पांचवा मुख की स्थिति के आधार पर, छठवां है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और सातवां आपका आता है उच्चारण के आधार पर। तो 7 आधार पर हमने बांट लिया है। अब देखिएगा मैं आपको पहले यहां से हल्का हल्का बताऊंगा, फिर एक एक करके डायग्राम दोबारा से उनको रिवाइज करूंगा। देखिएगा सबसे पहले मैंने कहा कि मात्रा के आधार पर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कौन कौन से आधार पर बांटे थे, 3 भेद होते हैं मात्रा के आधार पर। इसके कितने भेद होते हैं, मात्रा के आधार पर इसके जो है 3 भेद होते हैं। अब कौन कौन से 3 भेद होते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपसे कौन सा कहा था, सबसे पहले आपसे कहा था ह्रस्व स्वर, ये बातें मैंने बताई थी। दूसरा कौन सा था, दूसरा था आपका संधि स्वर, और तीसरा हमने कौन सा बांट दिया था, तीसरा हमने बांट दिया था प्लुत स्वर। तो ये सारी बातें बताई। अब अनुनासिकता के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 भाग, सबसे पहले है अनुनासिक स्वर, और दूसरे आपके कौन से आते हैं, निरअनुनासिक स्वर। देखिएगा दूसरे आपके आते हैं निरअनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर। ठीक है, तो ये हमने दूसरे, सबसे पहले मात्रा के आधार पर 3 भेद थे, अनुनासिकता के आधार पर 2 भेद है। उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूं कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर इसके कितने भेद है। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अग्रस्वर। सबसे पहले है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका आता है पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर, और आपका तीसरा कौन सा आता है, तीसरा आता है आपका पश्च स्वर। उसके बाद ओष्ठ की स्थिति के आधार पर कितने भेद है, 2 भेद है। सबसे पहला कौन सा, सबसे पहला है आपका वृत्तमुखी,
और दूसरा कौन सा है, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। अब इसके बाद में एक और देखिएगा कि हमने कहा कि मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने या आप कहिएगा मुख की स्थिति के आधार पर जो स्वर हैं इनको कितने भागों में बांटा गया, इनको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 4 भाग, सबसे पहले हमने कहा कि संवृत स्वर, दूसरा है आपका अर्धसंवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर दूसरा आता है, तीसरा कौन सा आता है, तीसरा आपका आता है विवृत स्वर, चौथा आपका कौन सा आता है, अर्धविवृत स्वर। तो इस प्रकार से हमने कौन सा, किस आधार पर बांट लिया है, इस प्रकार से हमने मुख की स्थिति के आधार पर बांट लिया है। बात करता हूं मैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। पहले कौन से, पहले आपके आते हैं कि मूल स्वर और दूसरे आपके कौन से आते हैं, संधि स्वर। पहले मूल स्वर और दूसरे आपके संधि स्वर। उसके बाद में, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा होने की वजह से आखिरी देख लीजिए, उच्चारण के स्थान पर देखिए, उच्चारण के स्थान पर सबसे पहले तो होता है कंठ, या कंठे कह सकते हैं। उसके बाद में दूसरा तालु या तालव्य, तीसरा क्या कहेंगे, मूर्धा या मूर्धन्य, और चौथा क्या कहेंगे, तीसरा देखिए कंठ, तालु, मूर्धा। उसके बाद में क्या आता है, ओष्ठ आता है। तो मैं इसको जरा सा लाइन को ठीक कर देता हूं। उसके बाद देखिएगा यहां से आपका जो आता है, ये आता है अगला भेद इसका ओष्ठ। ओष्ठ के बाद में आपका आता है कंठ, तालु, और अंत में आता है कंठ प्लस ओष्ठ। तो ये सारी बातें थी, ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई है। देखिएगा जो आपके स्वर होते हैं, स्वर जो आपके होते हैं उनको 7 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भागों में, सबसे पहले मात्रा के आधार पर, दूसरा अनुनासिकता के आधार पर, तीसरा जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, मुख की स्थिति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और उच्चारण स्थान के आधार पर। तो इस प्रकार से हमने जितने भी आपके स्वर हैं इन सभी स्वरों को 7 भागों में बांट लिया है। आसान आसान बात समझ में आ रही होगी। देखिएगा 7 भागों में हमने इनको बांट लिया है। 7 भागों में अगर हमने इनको बांट लिया है तो एक एक करके इन पे हम चर्चा करते हैं। मैं आपको हल्का सा रिवाइज कराना चाहता हूं कि जो हमने मात्रा या आपके उच्चारण स्थान में लगने वाले समय के आधार पर था वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है अनुनासिकता के आधार पर। तो अनुनासिकता के आधार पर क्या है, देखिएगा अब हम एक एक करके बात करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा, पहला तो हमने पढ़ लिया मात्रा के आधार पर, ह्रस्व स्वर है, दूसरा संधि स्वर है, तीसरा प्लुत स्वर है। दूसरा जो है वो है आपका अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर। तो अनुनासिकता के आधार पर सिंपल सी बात मैंने अभी अभी आपको बताई कि कितने भागों में बटा हुआ है स्वर। स्वर जो है ये 2 भागों में बटे हुए। 2 भागों में कौन कौन से, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, सबसे पहले होते हैं अनुनासिक स्वर, अनुनासिक, सबसे पहला है अनुनासिक स्वर। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका आता है निरअनुनासिक, या ऐसे कहिएगा सिंपल सा निर्नुनासिक। अनुनासिक कहिएगा या इसको कहिएगा निर्नुनासिक। तो 2 भागों में बांट दिया। अब देखिएगा यहां से आपने जो समझना है, अनु प्लस नासिक, जो अनुनासिक बना है वो बना है अनु प्लस नासिक, अनु प्लस नासिक। नासिका मतलब, नासिका मतलब नाक, नाक मतलब कि जिन स्वरों का उच्चारण आप अनुनासिक नाक के अनुसार करते हैं, या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय आपका मुख, आपके मुख और नाक दोनों में से वायु निकलती है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, बोलते समय जो वायु है वो आपके मुख और नाक दोनों से निकलती है, वो क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं अनुनासिक स्वर। जैसे अनुनासिक, नासिका के अनुसार, मतलब आप समझिएगा कि जो आपके चंद्र बिंदु है, जो आपकी चंद्र बिंदु है, या इसे खाली बिंदु कहें या पंचमाक्षर बिंदु कह सकते हैं, कुछ भी कहिएगा, या खाली बिंदु कहें या पंचमाक्षर बिंदु कहिएगा, इनके साथ, इनके सहित
इनके सहित जिनका उच्चारण किया जाता है वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे जैसे देखिए किसी भी स्वर के ऊपर जब आपको अनुनासिक या आप कहिएगा चंद्र बिंदु या कोई भी बिंदु लग जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं क्या, उसे हम कह देते हैं अनुनासिक स्वर। आसान आसान सी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। उसके बाद ऊ, उसके बाद दीर्घ ऊ, उसके बाद ए ऐ ओ औ, जितने भी आपके स्वर है जब उनका उच्चारण चंद्र बिंदु या बिंदु के साथ में किया जाता है तब वो क्या कहलाते हैं, तब वो कहलाते हैं आपके अनुनासिक। अनुनासिक के बाद कौन सा आता है, अनुनासिक के बाद आता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक को समझिए, पहले आप शब्द समझिएगा। पहले मैं कहूं कि निर उपसर्ग मतलब नहीं, आगे है अनुनासिक। निर्नुनासिक का मतलब हुआ कि निर प्लस अनुनासिक, निर नहीं है अनुनासिक, जो अनुनासिक नहीं है, जिनका उच्चारण नासिका अनुनासिका नासिका के द्वारा नहीं होता है, जिनका उच्चारण केवल और केवल किसके द्वारा होता है, जिन स्वरों का उच्चारण केवल और केवल मुख के द्वारा होता है वो आपका क्या कहलाता है, निर्नुनासिक। अनुनासिक मतलब कि जिनका उच्चारण आपका चंद्रबिंदु के साथ हो, नासिका के अनुसार हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके अनुनासिक कहलाते हैं। लेकिन निर अनुनासिक, निर नहीं है अनुनासिक, जो नाक के द्वारा जो उच्चारण नहीं किया जाता वो क्या कहलाते हैं, निर्नुनासिक। अब समझिएगा कि जो चंद्रबिंदु या बिंदु रहित है, जो चंद्र बिंदु कहें हम, चंद्र बिंदु या कोई पंचमाक्षर बिंदु इसके रहित है, जो रहित है, इसके बिना है, वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका कहलाएगा निर्नुनासिक। जैसे सारे स्वर जो वर्तमान में जो मूल रूप से जो सारे स्वर हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, अनुनासिक निर्नुनासिक में। जैसे मैं आपसे कहूं जो मूल इनका लेखन है, जो मूल लेखन है वही आपका निर्नुनासिक में आता है। जैसे मैं कहूं अ ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, री ए ऐ, जो मतलब कि इन स्वरों का मूल उच्चारण है, वही मूल लेखन है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, निर्नुनासिक में आते हैं। अब एक बात समझिएगा, इनमें अनुनासिक और निर्नुनासिक में ध्यान देखने वाली दो बातें हैं। कौन कौन सी है, सबसे पहले तो है आपका चंद्र बिंदु, और दूसरी है कि कोई भी बिंदु या पंचमाक्षर बिंदु या आपका अनुस्वार जो है इसका प्रयोग जब होगा तो वो क्या कहलाएगा, अनुनासिक कहलाएगा। तो ये साधारण सी बातें थी जो मैंने आपको यहां से बताई है। तो ये आपको यहां से इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई कहां पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है और कहां पर बिंदु का प्रयोग होता है। ये बात भी तो समझने लायक है कि किन वर्णों के साथ हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करें, किन के साथ में, किन स्वरों के साथ में चंद्रबिंदु का प्रयोग ना करें, केवल बिंदु का प्रयोग करें, या केवल पंचमाक्षर का प्रयोग करें, या केवल अनुनासिक का प्रयोग करें। तो देखिएगा, जिनके ऊपर कोई भी बिंदु या पॉइंट मात्रा नहीं लगी है, जिनके ऊपर, जैसे मैं आपसे यहां कह सकता हूं, जैसे मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि आगे आने वाले स्वर भी इसी में आते हैं, जैसे ए ऐ, मैं आपसे कह सकता हूं कि ओ, मैं आपसे कह सकता हूं कि औ। तो यहां से आपने ये देखना है कि सभी में एक चीज समान मिलेगी, एक चीज समान मिलेगी। क्या मिलेगी कि जिनके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, जिनके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है उनके ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग कर दिया, और जिनके ऊपर कोई मात्रा है उनके साथ हमने केवल और केवल किसका प्रयोग कर दिया, बिंदु का प्रयोग कर दिया। तो इस बात को आपने समझ लेना है, इस बात को आपने आसानी से समझ लेना है। तो ये आसान बात थी। उम्मीद है आपको जो दूसरा भेद है, जो स्वरों का दूसरा भेद है, पहला तो हमने मात्रा या उच्चारण के आधार पर बताया था आपको, वो आसानी से समझ में आया होगा कि 3 प्रकार के थे, मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद में जो दूसरा भेद, जो दूसरा भाग हमने बांटा था वो कौन सा था, वो हमारा था अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर हम कहें कितने भागों में है, 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग, सबसे पहले अनुनासिक, दूसरा निर्नुनासिक।
अनुनासिका, नासिका के अनुसार के जब जब ध्वनि जो है वो आपकी मुख और नाक दोनों से उच्चारित होती है तो वो क्या कहलाती है? अनुनासिक। और जब केवल मुख से होती है, ध्वनि निकलती है, तो वो क्या कहलाता है? निर्नुनासिक। तो ये आसान सी बातें थी जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद देखिएगा दूसरा भेद समझ में आया। अब मैं बात करता हूं तीसरा भेद। तीसरा भेद क्या है? तीसरा मैंने अभी अभी आपसे बताया था कि जीव की क्रियाशीलता क्या है। देखो अभी अभी मैंने लिखवाया था ना, देखिए शुरू में मैंने बताया था मात्रा के आधार पर हमने पढ़ लिया, दूसरा अनुनासिकता के आधार पर हमने पढ़ लिया, अब बचा है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो हमने पढ़ना है इसका तीसरा भेद है। तीसरा भेद है कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? जीव की जो क्रियाशीलता है इसके आधार पर जो स्वरों को बांटा गया है कितने भागों में बांटा गया? तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वर है इनको भी 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में इनको बांटा गया। तो मैं इनको 3 भागों में करके आपको दिखाता हूं। देखिएगा 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर आपको याद हो तो हमने तीनों भाग लिखे भी थे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने कही थी कि अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा कौन सा है? मध्य स्वर। और तीसरा कौन सा है? पश्च स्वर। आसान देखिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में आपके सामने सारी बातें जो है वो आ रही है। सबसे पहले हमने कहा था कि जीव की क्रियाशीलता। अच्छा एक प्रश्न और भी आता है यहां से कि सबसे बोलते समय मुख का सबसे क्रियाशील अंग कौन सा होता है? बोलते समय जो मुख का सबसे क्रियाशील अंग होता है वो कौन सा होता है? तो मैं आपसे कल चर्चा कर चुका हूं कि बोलते समय जो सबसे क्रियाशील अंग होता है वो होता है जीभ। ये बात बताई थी। अब हमने कहा कि जीव की जो क्रियाशीलता है उस क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। सबसे पहले कौन सा? अग्रस्वर। दूसरा कौन सा? मध्य स्वर। तीसरा कौन सा? पश्च स्वर। अब एक बात और समझिएगा कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा आपको ये सिखाती है, ये बताती है कि आप ज्यादा से ज्यादा आप इन शब्दों से ही उसे सीख लीजिएगा। मतलब देखिएगा कि अग्र का मतलब क्या है? अग्र मतलब आगे। तो जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे के भाग से होता है, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे के भाग से हो क्या कहलाएंगे? अग्रस्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य का मतलब क्या होता है? बीच का। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के बीच के भाग से होता है, जिन स्वरों का उच्चारण जो है वो जीभ के बीच के भाग से होता है वो क्या कहलाता है? मध्य स्वर। आगे के भाग से अग्रस्वर, बीच के भाग से मध्य स्वर, और पश्च मतलब पीछे के भाग से। तो जिन स्वरों का उच्चारण जो है वो जीभ के पीछे के भाग से हो, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पीछे के भाग से हो वो क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर कहलाता है। आसान सी बात है ना कि जो देखो हिंदी में आपने ऐसे ही समझना कि जिस प्रकार से हिंदी भाषा आपको लेके चल रही है आप उसके साथ साथ चलते चलिए। क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है। आप शब्दों से ही उसके अर्थ को निकालने का प्रयास करें। भाई अग्रस्वर जीभ की क्रियाशीलता है, जीभ की बात हो रही है तो जीभ को 3 भागों में बांटते हैं। जीभ का आगे का भाग अलग कर दिया, बीच का भाग अलग है और पीछे का भाग अलग है। अब यहां समझने की बात है। समझने की बात क्या है कि जीभ के जो आगे के भाग से उच्चारित हो अग्रस्वर, बीच के भाग से मध्य स्वर, पीछे के भाग से पश्च स्वर। अब हमने जितने भी स्वर हैं उनको इन 3 भागों में बांटना है। देखिएगा सबसे मैं बहुत आसान सी एक आपको ट्रिक देता हूं, बहुत ही आसान सी आपको यहां से एक ट्रिक देता हूं। देखिएगा सबसे पहला स्वर कौन सा है? सबसे जो आपका पहला स्वर होता है, पहला स्वर कौन सा होता है? आप बताइए कि सबसे पहला स्वर क्या अ होता है कि नहीं? लिखते समय सबसे पहला जो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण आता है कौन सा होता है? अ आता है। अब अ को लिखते समय आप सबसे पहले ऐसा बनाते हैं, उसके बाद में उसकी रचना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे पहला स्वर है उसको आप उठा के जीभ के बीच के भाग में ले आओ। जीभ के बीच के भाग में लाने का मतलब क्या हुआ?
कि जो बीच के भाग से बोला जाता है, जो बीच के भाग, जीव की बीच के भाग में ज्यादा प्रयास करना पड़े, क्रियाशीलता दिखाता है, वो आपका कौन सा कहलाता है? अ। अब यहां एक बात समझनी है, जीव के बीच के भाग में कौन आया? पहला स्वर। अब जो अ की तरह लिखे जाते हैं बनावट में, जिनको हमने अ की तरह ही करना पड़े, अ की तरह ही करना पड़े, वो सारे के सारे अ के बाद आते हैं। अ कहां पे है? बीच में है। अ का बाद कहां है? पश्चिम में। हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? तो जीव के मध्य भाग में अ बचा हुआ कहां? जो अ की तरह बनते हैं वो सारे के सारे अ के बाद। बाद कहां है? अरे ये मध्य में है, तो बाद कहां हुआ? पश्चिम। हुआ कि नहीं? तो अ की तरह आप कौन कौन से को लिखते हैं? ये अ की तरह ही शुरुआत करते हैं, आ की। पहला अ की तरह ही हम जरा सा शुरू करते हैं, किसको? ऊ को। अ की तरह ही हम जरा सा शुरू करते हैं, किसको? दीर्घ ऊ को। अ की तरह ही हम आगे शुरू करते हैं, किसको? ओ को। और अ की तरह ही हम किसकी शुरुआत करते हैं? आओ की, यानी कि दीर्घ ओ की। तो समझ में, ये सारे के सारे अ की तरह बनते हैं, लिखने बनावट होती है, इसलिए ये आ के बाद में आ गए हैं। अब देखिएगा बचे कौन कौन से? बचे कौन कौन से स्वर? बचे हैं ई ई ए आई, ई ई ए आई, 4 बचे। अब एक बात और मैं पूछता हूं कि हमारे पास 3 भाग हैं, इन 3 भागों में से बचा कौन सा? बचा कौन सा? अग्र स्वर बचा के नहीं? और अगर बचा है तो बचे हुए सारे स्वर आप कहां रख देंगे? बचे हुए सारे आप रख देंगे अग्र स्वर में। मतलब ये कि जो ई बचा था, दीर्घ ई बचा था, ए बचा था और अय बचा था, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अग्र स्वर। समझ में आई बात? आसान सी बात है, कितने सिंपल से तरीके से मैं आपके सामने सारी बातें लेके आ रहा हूं। तो इसी प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्वर अ कहां रख दिया? बीच में। अ की तरह जिनको लिखते समय हमें बनाना पड़ता है, अ के बाद जो बाकी बचे थे वो सारे यहां आ गए, जो सारे क्या कहलाए? अग्र स्वर में। अब मेरी बात समझिएगा यहां से। अब मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य लेके आ रहा हूं। यहां तक क्या हमने री को अभी तक शामिल किया है? क्या हमने री को अभी तक शामिल किया है? नहीं किया। अभी तक हमने री को यहां पर शामिल नहीं किया है। तो मैं आपसे मूल विद्वानों की बात बताता हूं, मैं आपको विद्वान का नाम भी बताऊंगा, उनका लिखूंगा भी। यहां समझ लीजिएगा कि आप री को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन री को आप जीव की क्रियाशीलता के आधार पर शामिल नहीं करते हैं। कारण भी उसका बताऊंगा। अब पहले उससे समझ लीजिएगा, उससे पहले एक बात बता देता हूं कि बहुत सी आजकल की जो किताबें पढ़ते हैं, वहां पर इस री को जो है वो यहां पर रख दिया जाता है। कहां पर रख दिया जाता है? अग्र भाग में, अग्र स्वर में रख दिया जाता है। तो ठीक है, जब तक आपसे एग्जाम में ये ना पूछा जाए, जब तक आपने नहीं रखना है। समझ में? देखिएगा, री को हम जीव की क्रियाशीलता के आधार पर नहीं शामिल करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको अग्र स्वर में रखेंगे। अब मैं आपके सामने एक बात करता हूं, देखिएगा। अब हमने एक विद्वान हुए हिंदी के, यहां से आपने समझना है कि आचार्य भोलानाथ तिवारी, आचार्य भोलानाथ तिवारी, अब ये भी हिंदी के विद्वान हुए हैं जिन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है कि री को हम स्वरों में शामिल नहीं करते हैं। जीव के द्वारा उच्चारण या क्रियाशीलता के आधार पर री को शामिल हम नहीं करते हैं। तो ये बात भी आपने समझनी है। किसने कहा? आचार्य भोलानाथ तिवारी ने, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर री को हटाओगे तो जीव के द्वारा उच्चारणों की संख्या जो है वो कितनी हो गई है? 10 संख्या स्वरों की हो गई है। किसने कहा? आचार्य भोलानाथ तिवारी ने। एक और प्रश्न आपका तैयार हुआ, इन्होंने क्यों कहा कि री को शामिल नहीं करेंगे? तो देखिएगा, अब इसका कारण समझिए। ये लिखा है आपके सामने री। अब मैं आपके सामने एक बात और करता हूं। एक लिखा है र में ई की मात्रा और एक लिखा है र में ई की मात्रा। क्या इसका उच्चारण जो है, क्या इसके जैसा है कि नहीं? है कि नहीं? या आप इसको बोलिएगा कि इसके द्वारा इसके जैसा है। या इन्होंने ये कहा
आचार्य भोलानाथ तिवारी ने ये कहा कि जो री है इनका उच्चारण इनके समान होने के कारण री को हम जीभ की क्रियाशीलता उच्चारण के आधार पर शामिल नहीं करते हैं। और स्वरों की संख्या अगर इसको हटा देंगे हम तो री को हटाने के बाद स्वरों की संख्या आचार्य भोलानाथ तिवारी ने कितनी बताई है? मात्र 10 बताई है। तो ये सारी बातें आपने पकड़नी है, ये सारी बातें आपने समझनी है। हालांकि अभी तक ना मैंने आपको उच्चारण ये स्वरों की संख्या बताई है, कुछ अभी पूरा नहीं बताया, उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। जबकि 3 भेदों के अलावा जितने भेद बचे हैं उन सबको आपके सामने लाया जाएगा, सबको एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ साथ में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी जो मैं आपसे अगली क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। यहां से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में एक बात और समझ लेंगे, इतनी क्लास के बाद में, क्योंकि आज की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, रिवाइज करना भी जरूरी है। मैं आपको बताता हूं, देखिएगा आज की क्लास में मैंने आते ही आपको बताया था कि भाई हम जितने भी स्वर जो हैं ये आपके कितने आते हैं, स्वर जो हैं इनको 7 आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर कर दिया था हमने स्वरों का वर्गीकरण 7 आधार पर कर दिया था। सबसे पहला कौन सा था? मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। कितने भेद है? 3 भेद है। सबसे पहला ह्रस्व, दूसरा संधि स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। इन तीनों का जिक्र मैं कल की यानी कि पिछली क्लास में कर चुका हूं। उसके बाद में दूसरा था अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? अनुनासिक और निर्नुनासिक। दूसरा है कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। उसके बाद में ओष्ठ की स्थिति के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। उसके बाद में मुख की स्थिति के आधार पर कितने भागों में? 4 भागों में, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। उसके बाद में उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में, मूल स्वर और दूसरा आपका संधि स्वर आता है। उसके बाद में हमने कहा कि जो आपका उच्चारण है, उच्चारण के आधार पर कितने भागों में? बस सबसे पहले आपका आता है कंठ अ आ, वो मैं कल की क्लास में बता दूंगा। कंठ अ आ, तालु ई ई, री मूर्धा। उसके बाद में आता है कौन सा? ओष्ठ उ ऊ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ और कंठ तालु में ए अ आते हैं, कंठ ओष्ठ में ओ औ आते हैं। तो इस प्रकार से 7 भागों में हमने इनको बांट लिया था। इसके बाद में मैंने आपसे क्या बताया था? इसके बाद में मैंने चर्चा करी थी किस पे? अनुनासिक और निर्नुनासिक में। 2 भागों में अनुनासिक और निर्नुनासिक। जहां चंद्र बिंदु लगा हो, जहां पंचमाक्षर बिंदु लगा हो वो आपका अनुनासिक कहलाता है। जहां पंचमाक्षर बिंदु ना लगा हो वो आपका निर्नुनासिक कहलाता है। पंचमाक्षर बिंदु या चंद्र बिंदु किसके साथ लगता है? जब ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो उसके साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग ना करें, और जहां ऊपर मात्रा ना लगी है वहां चंद्र बिंदु का प्रयोग आप कर दीजिएगा। तो ये सारी बातें बताई थी। उसके बाद में मैंने बताया कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वर है इनको हमने 3 भागों में बांटा। सबसे पहले अग्र स्वर, अग्र मतलब आगे के भाग, कि जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे के भाग से हो अग्र स्वर, बीच के भाग से हो मध्य स्वर, पीछे के भाग से हो पश्च स्वर कहलाता है। सारे के सारे और सबसे पहला कहाँ आया? बीच में। जो अ की तरह लिखे जाते हैं सारे अ के बाद आते हैं, और जो बचे कुचे थे सारे यहां कर लिए। री को आजकल की जो किताबें हैं वो री को दिखाती है अग्र स्वर में, लेकिन मूल रूप से री को स्वरों में शामिल नहीं किया जाता जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। किसने कहा? ये कहा आचार्य भोलानाथ तिवारी ने। उन्होंने क्यों कहा कि भाई इसको शामिल नहीं करते? फिर नहीं करते तो उनके अनुसार स्वरों की संख्या क्या 10 हो गई। उसके बाद में क्यों नहीं करते? क्योंकि इस री का जो उच्चारण है वो आपका री या री के समान होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्लास। उम्मीद है आपको हिंदी की सीरीज पसंद आ रही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं किस प्रकार की आपको लगती है। मैं आपके कमेंट हर दिन पढ़ता हूं, रिप्लाई क्लास में नहीं करता हूं, रिप्लाई बाद में जरूर आपका करता हूं। ठीक है, आपके कोई वर्णमाला से जो दिक्कतें रह जाती है वो जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, ताकि मैं आपको प्रमाण सहित उसका आंसर दे सकूं। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। उम्मीद है ये धीरे धीरे क्लास आपको समझ आ रही है। एक आखिरी बात चलते चलते और भी, कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।